नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद में 2 लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा जिससे आप प्रेरित हो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। तो वो लाइनें इस प्रकार हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, कोशिश को जारी रखें और लगातार मेहनत करते जाएं। और आगे ये लाइनें इस प्रकार कहती हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, कोशिश करते जाओ, अच्छे से आप प्रैक्टिस करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। ये जो आपकी गणित है वो खुद ब खुद अपने आप अच्छी होने लग जाएगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि इसको डिस्कस करने से पहले कि चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं बच्चों, चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो समझते हैं बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। सबसे पहले इस नाम का मतलब समझते हैं कि निर्देशांक होता क्या है। तो निर्देशांक का मतलब होता है बच्चों निर्देश प्लस अंक, अंकों को निर्देशित करना किसी समतल पर। जैसे आपका ये समतल दिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर मान लो मुझे ये कोई बिंदु है और इसकी स्थिति को मुझे निर्धारित करनी है, तो कुछ अंकों के द्वारा बताना पड़ेगा कि ये जो है यहाँ से इतना है दूर और ये यहाँ से इतना दूर है। तो उनको किसी न किसी अंकों से उसको अपन डिनोट करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अंकों को निर्देशित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है कि किसी समतल आपका द्विविमीय या त्रिविमीय में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण जिन अंकों से करते हैं निर्देशांक कहलाता है। अर्थात अंकों द्वारा किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ कि जैसे आपके पास में कभी आपने आयत देखा होगा या रेखा देखी होगी या भुजा, जैसे आपको वर्ग देखा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बात करूँ जैसे एक रेखा है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस रेखा के बारे में यदि आपको कुछ बताना है तो आप उसके बारे में क्या बताओगे। तो आप बोलोगे सर इसकी लंबाई बता सकते हैं अपन। तो मैं आपसे ये पूछूं कितनी चीज़ें बता सकते हो, सर एक चीज़ बता सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है। तो जब किसी भी आपकी आकृति की एक आप उसका टिप्पणी कर सकते हो, एक के बारे में टिप्पणी कर सकते हो। देखो बच्चों, कभी भी रेखा की चौड़ाई की बात नहीं करते हैं, लंबाई की बात करते हैं। तो इस अपन को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों एक विमीय। क्या बोलते हैं अपन, एक विमीय। तो इनके लिए केवल एक अंक की आवश्यकता होगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि 5 सेंटीमीटर एक आपकी ये रेखाखंड लंबाई है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं आयत की, तो आयत में अपन बात करेंगे तो वहाँ पर 2 आपके कंसेप्ट आ जाएंगे, एक तो लंबाई आ जाएगी और एक चौड़ाई आ जाएगी। क्योंकि यदि आयत है तो उसमें लंबाई ज़रूर होगी और चौड़ाई ज़रूर होगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को दर्शाने के लिए अपन को 2 अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विविमीय आकृतियां, जिसको अपन 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन बोलते हैं, जिसमें 2 विमाएं हो, 2 दिशाएं हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विविमीय बोलेंगे। तो यदि आयत है या वर्ग है तो इनको अपन क्या बोलेंगे, द्विविमीय आकृतियां बोलेंगे। और इनको दर्शाने के लिए अपन को लंबाई और चौड़ाई 2 की आवश्यकता होगी। जब लंबाई और चौड़ाई 2 की आवश्यकता है तो मुझे बताओ कम से कम अपने पास में 2 अंक होने चाहिए, तभी अपन उनको दर्शा पाएंगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है ना। तो ये आयत हो गया और ये आपका वर्ग हो गया। बात यदि मैं आपसे ऐसा करूं कि जैसे आपके जो रोम है उसमें आप इस प्रकार से जो पंखा है वो आपका लटक रहा है ना, बना देता हूं मैं इस प्रकार का पंखा, ठीक है बच्चों। तो बात मैं आपसे ऐसा पूछूं कि पंखा जो है उसके बारे में आप कितनी चीज़ें बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर देखो इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। मान लो ये कमरे में जहाँ पर भी लटका हुआ है, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ से इस लंबाई पर ये आपका लटक रहा है, इस चौड़ाई पर लटक रहा है और इस ऊंचाई पर लटक रहा है। तो यहाँ पर कितनी बातें आ रही है अपने पास में, 3 बातें आ रही है। तो जब 3 बातें आती है, 3 विमाएँ आती है, 3 दिशाएँ आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं त्रिविमीय आकृतियाँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
जिसको अपन त्रिविमीय आकृतियाँ वो होती है जिसको अपन छू सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, तो वो आपकी त्रिविमीय आकृतियाँ हो जाएगी। तो बात करते हैं निर्देशांक। अब निर्देशांक की क्या ज़रूरत पड़ी, तो आप मुझे ये बताओ कि यदि पंखे की स्थिति मुझे बताना है तो कम से कम मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 3 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि एक आयत है या वर्ग है तो इस प्रकार के कोई द्विविमीय हो तो उसमें मुझे 2 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई को बताया जा रहा है। तो यहाँ तक आप इस बात को समझ गए होंगे। तो बात करें कि सर दर्शाएं निर्देशांक कैसे देंगे, तो किसी समतल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण अपन संख्या रेखा के द्वारा करते हैं कि ये संख्या रेखा है सर, ये जो है इस प्रकार की संख्या रेखा है, ये +1 पर बैठा है, या +2 पर बैठा है, +3 पर बैठा है। जैसे मान लो ये बिंदु यहाँ पर है तो आप बोलोगे सर +3 पर बिंदु है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या रेखा है इसके आधार पर अपन उस नंबर को निर्देशित करेंगे। तो बात करते हैं, जैसे आपका पुस्तक का पृष्ठ है ना, ये पुस्तक पृष्ठ है और यहाँ पर आपकी एक कोई बिंदु है और उस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P, और इसकी स्थिति का निर्धारण करना है। तो आप बोलोगे सर कि ये जो आपका नीचे वाला सिरा है उससे आपका है ना ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और इस वाले सिरे पर ये आपका 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने अंकों की ज़रूरत पड़ी, तो आप बोलोगे सर 2 अंकों की ज़रूरत पड़ी। क्या आपने कभी ये बोला कि पुस्तक का जो पृष्ठ है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचा है? नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। तो यहाँ पर कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता हो गई? 2 बिंदुओं की आवश्यकता हो गई। तो समझते हैं आगे, अपन मुख्य बिंदु लेते हैं, ग्राफ देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों समतल की। ये आपका एक समतल दिखा हुआ है और इस समतल को यदि मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यदि मैं किसी भी समतल को 2 भागों में बांटूंगा तो आप उसको क्या बोलोगे? सर ये अर्धांश हो गया, मतलब आधा आधा हो गया। लेकिन किसी समतल को यदि मैं 4 भागों में बांट दूं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। उसमें 4 भाग कर दिए गए। तो यहाँ पर इस समतल के मैंने 4 भाग कर दिए तो आपको वो दिख रहे होंगे। अब बच्चों क्या करेंगे अपन, ये देखो आपको एक संख्या रेखा दिख रही है और ये भी आपको क्या दिख रही है? एक संख्या रेखा दिख रही है। तो जब एक संख्या रेखा होती है, केवल एक संख्या रेखा होती है तो उसमें अपन केवल एक अंक को दर्शा सकते हैं। जब 2 संख्या रेखा है तो अपन कम से कम 2 बिंदुओं को दर्शा सकते हैं, कम से कम भी और अधिकतम से अधिकतम से। तो बच्चों यहाँ पर 4 भाग दिख रहे हैं आपको, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो इनको बच्चों बोलते हैं चतुर्थांश। ये फिक्स होते हैं बच्चों। ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ पहला चतुर्थांश, और ये आपका जो है वो दूसरा चतुर्थांश होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका जो है वो तीसरा चतुर्थांश होता है और ये होता है बच्चों आपका चौथा चतुर्थांश होता है, ये वाला आपका। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको ये याद रखना है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा फिक्स होते हैं बच्चों, इनको अलग अलग नहीं कर सकते अपन, चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपकी संख्या रेखा दिख रही है, इस को क्षैतिज रेखा बोलते हैं बच्चों। क्षैतिज रेखा का मतलब एक ऐसी रेखा जो क्षितिज के समांतर हो। क्षितिज का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी के समांतर हो। जो ये रेखा है पृथ्वी के समांतर, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और इसको एक्स अक्ष से दर्शाया जाता है। किस अक्ष से दर्शाया जाता है? एक्स अक्ष से दर्शाया जाता है। तो आप बोलोगे सर देखो इधर नंबर अलग है, इधर नंबर अलग है, तो इसको अलग से दर्शाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है, इसको आप एक्स डे से दर्शा दो, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जब एक्स को इससे दर्शा दिया तो ये एक ऊर्ध्वाधर लाइन है आपकी, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इसको अपन वाई अक्ष से डिनोट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन? वाई अक्ष बोलेंगे। और जो नीचे वाला सिरा है उसको अपन क्या बोल देंगे? वाई डैश अक्ष बोलेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो किसी समतल को अपन ने 4 भागों में बांट दिया, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना बच्चों। अब कुछ मुख्य बिंदुओं की बातें करते हैं और फिर इस समतल के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर आते हैं अपन। तो बात करें कि किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक है अपन को x, y के रूप में होता है। माने पहला बिंदु x ही होगा और दूसरा y ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा कि सर पहला y कर देते हैं दूसरा x कर देते हैं। चाहे तो वो x लिखा है चाहे नहीं लिखा है, पहला हमेशा x ही होगा, दूसरा y ही होगा। ये आपको ध्यान रखना, सबसे मुख्य पॉइंट यही है आपका कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो है x, y के रूप में होता है। मैंने बोल दिया 5,3, तो आप बोलोगे सर x का मान 5 है और y का मान कितना है? 3 है। समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है ना बच्चों। आगे बात करें कि मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु वह बिंदु होता है बच्चों जहाँ क्षैतिज रेखा, ये वाली रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? मूल बिंदु बोलेंगे, या फिर इसको बोलते हैं ओरिजिन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? ओरिजिन बोलेंगे। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
लेकिन बात कर लें कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनता भी है आपके। तो बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको बोला कि किसी के भी निर्देशांक जो है x, y के रूप में होगा। तो बात करें, ये आपको लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 है, तो मैं लिख देता हूँ बिल्कुल x की वैल्यू कितनी है 0। y की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर ये y की वैल्यू है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी है, सर वो भी 0 है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों 0,0। आगे बात करें, पिछली बार एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ गया था कि कार्तीय तल या निर्देशांक तल क्या होता है। तो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा निर्मित तल को अपन क्या बोलेंगे, कार्तीय तल कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब बात करें कि जो x निर्देशांक है उसको एक अलग नाम से पुकारते हैं, y वाले को अलग से पुकारते हैं। तो x निर्देशांक को बच्चों भुज कहते हैं और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, x को भुज कहेंगे और y x के निर्देशांक को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि बिंदु दे दिया उसने -2,5 और वो अपने से पूछ रहा है कि इसका भुज या x निर्देशांक क्या है। तो आप बोलोगे सर -2 है। और y निर्देशांक या कोटि क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 है। यहाँ तक बातें कुछ समझ में आ गई होगी आपको। छोटी छोटी 2 बातें और कर लेते हैं, उसके बाद में अपन वापस समतल के ऊपर आते हैं। तो बात यह है कि क्षैतिज रेखा को अपन x अक्ष कहते हैं, जिन्होंने अपन को पहले समझ लिया। ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन y अक्ष कहेंगे। क्षैतिज रेखा बच्चों बता देता हूँ मैं आपको, ये आपकी क्षैतिज रेखा है और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये x अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, y अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों। अब अपन आगे समझते हैं, इसका एक पॉइंट और है कि x अक्ष पर किसी बिंदु के यदि निर्देशांक ज्ञात करने, देखो बहुत अच्छा बिंदु है आपका कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझाता हूं बच्चों कि कोई भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होता है, बिल्कुल होता है। तो ये x अक्ष के ऊपर पूछ रहा है, तो x अक्ष के ऊपर अपन बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका x अक्ष है। तो बात करूं बच्चों कि x का मान इधर जाता है तो बढ़ता है प्लस में, इधर जाता है तो घटता है। यहाँ पर आपका क्या है 0। इसका मतलब x अक्ष पर कहीं पर भी रहेंगे तो x की वैल्यू कुछ न कुछ तो ज़रूर होगी। तो आप बोलोगे सर कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर रहेगी, तो अपन को पता नहीं है भाई कहाँ पर पड़ा है, तो उसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं कि भाई x का मान कुछ न कुछ तो ज़रूर रहेगा। बात करते हैं कि y के स्थान पर मान क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बात करूँ मैं कि सर यहाँ x अक्ष के ऊपर y का मान क्या होगा, तो बच्चों x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, इधर घट रही है, y की वैल्यू इधर बढ़ रही है, y की वैल्यू इधर घट रही है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना कि इस पर y की वैल्यू इधर क्या होगी या इधर क्या होगी। तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू कैसे पूछ रहे हो, ये तो x अक्ष है। बच्चों यही आपको कंसेप्ट याद रखना है कि x अक्ष के ऊपर y की वैल्यू, देखो ये y वैल्यू है, ये आपकी 0 है कि नहीं है, तो इस जगह पर y की वैल्यू सभी जगह क्या होगी, 0 होगी। माने x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी अच्छे से। तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात करें y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो उसी प्रकार से समझना होगा। देखो y अक्ष का मान इस तरफ जाता है तो बढ़ता है, इस तरफ जाता है तो घटता है। x का मान इस तरफ जाता है तो बढ़ता है, इस तरफ जाता है तो घटता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि y का मान या x का मान इस y अक्ष पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x का मान तो यहाँ ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ज्ञात अपन यहाँ करते हैं, लेकिन जो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये सभी जगह क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो x की वैल्यू तो क्या होगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी y अक्ष पर। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0 हो जाएगा। y अक्ष पर किसी बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, 0, y हो जाएगा। इसको अच्छे तौर से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिर से समतल की। तो इसमें अपन ने चतुर्थांश बना दिए। अब अपन ने समझ लिया कि बिंदु के निर्देशांक x, y होता है, x, y होता है। तो बात करें बच्चों यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आएगी इस तरफ, तो किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि सारे के सारे किस में हैं, प्लस में है। और इस तरफ देखते हैं y अक्ष का, तो वो भी आपका किस में है, प्लस में है। तो यदि किसी भी निर्देशांक में x और y दोनों प्लस प्लस के हैं, तो वो कौन सा चतुर्थांश होगा, पहला चतुर्थांश होगा। दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पर x की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, और y की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो यदि पहला x का निर्देशांक माइनस हो और y का निर्देशांक प्लस हो, तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, आपका दूसरा चतुर्थांश में आ जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में बात करें तो बच्चों देखो x की वैल्यू किस में है, माइनस में है, y की वैल्यू किस में है, माइनस में है। जब दोनों निर्देशांक माइनस के हो तो वो तीसरा चतुर्थांश होगा। चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर आपकी प्लस में है
इस तरफ किस में है, माइनस में है, तो x की तो प्लस में हो गई, y की किस में हो गई, माइनस में हो गई। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि x प्लस क्यों है और y माइनस क्यों है। y ये माइनस की वैल्यू इसलिए माइनस में है। अब थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित है। बात करें जैसे 2,4 है, ये आपके कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 2 जो है वो प्लस है या माइनस है, तो अपन बोलेंगे सर प्लस है। तो x की वैल्यू बच्चों देखो प्लस एक तो यहाँ पर है और एक आपकी यहाँ पर प्लस है। ठीक है बच्चों, तो y का देखते हैं, तो y का भी मान क्या है, प्लस में है। तो बच्चों x भी प्लस में और y भी प्लस में, कौन से चतुर्थांश में बैठा है ये, तो फर्स्ट चतुर्थांश में बैठा है। तो अपन लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना। अगला देखते हैं, x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, तो कहाँ बैठा है, x का मान माइनस में, y का मान माइनस में, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा बच्चों, तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं। अगला देखते हैं 3,-8, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा बच्चों, चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखें तो x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में। देखो x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू किस में हो रही, प्लस में हो रही, तो कौन सा है ये, सेकंड चतुर्थांश है। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब एक छोटे से 2 उदाहरण और देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें 4,0, तो x का मान तो 4 है, यहाँ पहुँच गए। y का मान 0 है, तो बच्चों y का मान आपको पता है, अभी बताया था मैंने ना, y का मान x अक्ष पर सभी जगह क्या है, 0 है। तो ये बिंदु कहाँ आने वाला है, ये बिंदु आएगा बच्चों x अक्ष के ऊपर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके जो टीचर है अक्सर आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं। 0,4 की बात करूं तो x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर होता है, और y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये कहाँ पर है, y अक्ष पर स्थित है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे अपन बेसिक कंप्लीट किए हैं। तो इन बेसिक के ऊपर ही आपकी जो प्रश्नावली है वो आधारित है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट यदि अपन और देख लेते हैं कि यदि अपन को ये बोल दे कि 2,3 बिंदु जो है वो कैसे दर्शाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x में इस तरफ जाना है और y में इस तरफ जाना, तो बिंदु कहाँ पर होगा, 2,3 यहाँ पर स्थित होगा। तो मैंने आपको इसमें बिंदु का भी बता दिया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखकर जो मुख्य बिंदु है उनको नोट डाउन करें। अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली 3 का जो 3.1 और 3.2 है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।